मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एक ही चीज होता है, मेजरमेंट। ठीक है ना। मेंसुरेशन से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट किन किन चीजों का होता है, हम लोग मापते क्या है। देखो कि हम लोग मापेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर के बाद हम लोग क्या माप सकते हैं, एरिया। और एरिया के बाद हम लोग क्या माप सकते हैं, वॉल्यूम। स्पेशली हम लोगों को तीन चीज पढ़ना है, पेरीमीटर का मेजरमेंट, एरिया का मेजरमेंट और वॉल्यूम का मेजरमेंट। तो देखेंगे, आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, सिंगल डायमेंशन। एरिया क्या होता है, डबल डायमेंशन। वॉल्यूम क्या होता है, ट्रिपल डायमेंशन। तो इनसे रिलेटेड हमें दो ही चैप्टर पढ़ना है, एक 2D फिगर्स, 2D फिगर्स। 2D फिगर्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल फिगर्स। और जो स्पेशली एरिया को मापेगा, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या सीखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एरिया। लेकिन उसमें साथ साथ ऑटोमेटिकली पेरीमीटर की भी जानकारी आ जाएगी, उसमें पेरीमीटर की भी जानकारी आ जाएगी। यानी जब हम 2D फिगर समझेंगे तो उसमें पेरीमीटर और एरिया। उसके बाद जब 3D फिगर्स की बारी आएगी, 3D फिगर्स का मतलब हुआ 3 डायमेंशनल फिगर्स। उसमें स्पेशली हम लोग वॉल्यूम को सीखेंगे, लेकिन साथ साथ उसमें पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे हम लोग जो चीज क्लास 1 में पढ़ते हैं, क्लास 2 में जाते हैं तो क्लास 2 में कुछ नया सीखते हैं, ऑटोमेटिकली क्लास 1 वाली चीजें आ जाती है। तो जब हम लोग 2D फिगर्स में रहेंगे तो स्पेशली हम लोग एरिया के बारे में जानेंगे, उसमें पेरीमीटर अपने आप आने लगेगा। जब हम लोग 3D फिगर्स में रहेंगे तो स्पेशली हम लोग वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली पिछला क्या आ जाएगा, पेरीमीटर, एरिया। एक बात बता दूं, जैसे अर्थमेटिक में बहुत ऐसे एग्जाम में इसको अर्थमेटिक में रखते हैं, और ठीक है, मेंसुरेशन एक अपना ही ब्रांच है। 1 से लेकर 16 चैप्टर तक जो आपने अर्थमेटिक पढ़ा है, जो वेटेज एग्जाम में रखता है, ये 2 चैप्टर अकेले उतना वेटेज रखेंगे। आप एग्जामिनेशन का पेपर उठाकर देखना, अर्थमेटिक 1 से लेकर 16 है तो 15, जबरदस्ती एक चैप्टर तैयार किया गया, लिंक अप 16, ताकि अर्थमेटिक को ब्रश अप देना है, स्पीड देना है। तो ये जितना वेटेज रखेंगे उससे 1 या 2 नंबर इधर उधर रहेंगे, वो कितना कौन रखेगा, मेंसुरेशन। तो 2 चैप्टर अगर आप अच्छा कर लेंगे तो 16 चैप्टर की बराबरी में आ जाएंगे। तो सोच लो 2 चैप्टर में कितना मेहनत भी करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, 2 चैप्टर में मेहनत भी उतना ही करना होगा, 2D फिगर्स और 3D फिगर्स। अगर इन केस एग्जाम में 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आता है, सपोज 10 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आता है, तो याद रखिएगा 6 से 7 क्वेश्चन 3D फिगर से रहेगा और 3 से 4 क्वेश्चन 2D फिगर से रहेगा। 6 से 7 क्वेश्चन 3D फिगर से रहेगा और 3 से 4 क्वेश्चन 2D फिगर से रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी आप मानकर चलो 10 में से 7 क्वेश्चन 3D फिगर से और 10 में से 3 क्वेश्चन 2D फिगर से। आप उठाकर देखिएगा। सर क्यों ना हम लोग 3D फिगर पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, तो याद रखिएगा जिनका 2D फिगर्स अच्छा होगा, एक छोटा सा रिलेशन उसके साथ जोड़ देने से 3D फिगर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अगर आप 2D फिगर्स बहुत बढ़िया करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखना उसके साथ 3D फिगर्स बढ़िया होने लगता है। तो याद रखिएगा 2D फिगर्स बहुत बढ़िया करना है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं 2D फिगर्स। 2D फिगर्स का मतलब हो गया 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग आएंगे ट्रायंगल के ऊपर।
सबसे पहले हम लोग आएंगे ट्रायंगल, क्योंकि देखोगे एक भुजा से कोई बाउंडेड फिगर बनेगा नहीं। बाउंडेड मतलब घिरा हुआ। दो भुजा से कोई बाउंडेड फिगर बनेगा नहीं। जब भी बाउंडेड फिगर बनेगा वो कितने भुजा से बनेगा? तीन भुजा से। और तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ठीक है ना, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज से पता चल रहा है, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, उसके थ्री साइड्स होंगे। क्लियर? अब ये त्रिभुज साइड्स के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल जिसको हम लोग कहते हैं समबाहु। तो हिंदी नाम से भी अंग्रेजी नाम से किसी एक से भी आप पकड़ सकते हैं, समबाहु। दूसरा होता है आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स जिसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु। और तीसरा होता है स्केलिन जिसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु। स्केलिन। ठीक है, एक हो गया इक्विलेटरल, दूसरा हो गया आइसोस्केल, तीसरा हो गया स्केलिन। ठीक है, आप यहां से भी देख सकते हैं, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। जिसके तीनों भुजाएं समान हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु। इक्वी का मतलब होता है समान, लेटरल का मतलब होता है सरफेस, तो जिसके सभी सरफेस समान हो। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, जिसके दो भुजा समान हो। आइसो शब्द का इस्तेमाल होता है समान, ये दो के लिए होता है। ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा आइसोबार, आइसोमर, आइसोटोप, ये कोई दो चीज। स्केल्स मतलब रचना, मेजरमेंट, समान स्केल। विषम शब्द का मतलब होता है असमान, और बाहु का मतलब भुजा, जिसकी भुजाएं पूरी तरह से असमान हो। जिसकी भुजाएं पूरी तरह से असमान हो। अब यहां छोटा सा चीज ट्रिक बोलकर याद रखिएगा, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए तीनों कोण बराबर होंगे। तीन भुजाएं बराबर है इसलिए तीनों कोण बराबर होंगे। इसमें दो भुजाएं बराबर हैं इसलिए दो कोण बराबर हैं। इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है इसलिए कोई कोण बराबर नहीं होगा। ऐसे याद रखेंगे। तीन भुजा बराबर है इसलिए तीनों कोण बराबर होंगे। दो भुजा बराबर है इसलिए दो कोण बराबर होंगे। कोई भुजा बराबर नहीं है इसलिए कोई कोण बराबर नहीं होगा। समझ में आया? तो शुरुआत करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे पिक्चर के माध्यम से अगर मुझे दिखाना होगा, तो अगर मैं तीनों भुजा को बराबर कर दूं, ये ट्रायंगल कैसा कहलाएगा? इक्विलैटरल। तीनों भुजा को बराबर कर दो। आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, और तीनों को एक नाम दे दूं ए। मान लिए तीनों को एक नाम दे दिए ए। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया ए। समझ में आया? अब देखो, तीन भुजा बराबर है तो तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तीन भुजा बराबर होने से तीनों कोण बराबर होंगे। जैसे एंगल ए, एंगल
एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। कोई बताएगा कितने डिग्री का होगा? 60। कैसे हुआ? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। आप यहां लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? 180। किसी भी त्रिभुज के, मैंने यहां त्रिभुज का नाम नहीं लिखा, किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो 180 तीनों कोण बराबर है तो डिवाइडेड बाय 3, इसलिए प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। इसको याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज आपको देखने को मिला, तीनों भुजा बराबर होगी, तीनों कोण बराबर होंगे। अब फार्मूला पे चले आते हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? फार्मूला। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिधि, परिसीमा एक ही चीज है, ठीक है ना। गोलाकार वस्तु के लिए परिधि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और जो वस्तु गोलाकार ना हो, त्रिभुजाकार हो, आयताकार हो, इन सब के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? परिसीमा। परिसीमा किसे कहते हैं? परिसीमा कहने का मतलब घेरा लगाना। बस हमेशा याद रखना, परिसीमा का मतलब घेरा लगाना। हम में से अधिकतर लड़कों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग को फार्मूला याद रहता है लेकिन कौन सा फार्मूला कहां पुट करेंगे ये पता नहीं है। मान लो हमारे पास एक जमीन है, वो जमीन कैसा है? त्रिभुजाकार है। हम चाहते हैं इसको बांस से घेर दे, तार से घेर दे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेंसिंग, इसको घेर दे। अगर 1 मीटर तार पे घेरा लगाने पे खर्च 10 रुपया पड़ता है तो कुल कितना खर्च पड़ेगा? तो हमको जब घेरना है तो मैं यहां से लेकर यहां घेरूंगा, यहां घेरूंगा और यहां घेरूंगा, इसी जगह को ना घेरूंगा। इसी को कहते हैं परिसीमा, ठीक है ना। किसी भी चीज के चारों तरफ मूव कर जाना, चारों तरफ, वही आपका क्या होता है? परिसीमा। समझ में आएगा ना। तो अब अगर मैं इसका परिसीमा निकाल लूंगा, मान लो परिसीमा 10 मीटर आया, सपोज खर्च कितना पर है? 1 मीटर पे 10 रुपया, तो 10 मीटर पे 100 रुपया। तो हमको जानना पड़ेगा कि हमको निकालना क्या है। परिसीमा का मतलब होता है घेरा। तो अब देखो ध्यान से यहां तक कितना हो सकता है बताइए तो? ए, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक ए। तो बोल सकते हैं पेरीमीटर ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया? 3 है। हम लोग तो रट लिए हैं 3 है, लेकिन दिमाग में बैठाना पड़ेगा आया कहां से। ए प्लस ए प्लस ए 3 है। दूसरा नंबर आ जाएगा इसका हाइट। अब देखो हाइट किसे कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी, ठीक है ना, किसी भी वर्टेक्स से ये एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये क्या कहलाएगा? हाइट। ये क्या कहलाएगा? हाइट। अगर आप इस वर्टेक्स से कर रहे हैं तो ये भी क्या कहलाएगा? हाइट। अगर आप इस वर्टेक्स से कर रहे हैं ये भी क्या कहलाएगा? हाइट। ये सब के सब क्या हो गए? हाइट। उनका बेस बदलेगा, लेकिन चूंकि सभी का बेस ए है तो इसके हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा याद रखेंगे। √3/2 ए, √3/2 इंटू ए। क्या चीज है पता है? त्रिभुज के भुजा की लंबाई, साइड, लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। और 3 नंबर जो चीज मिलेगा वो होगा एरिया। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। इसको ज्योमेट्री से प्रमाणित किया गया है, ठीक है। √3/4 ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में कुछ समानता है। √3 यहाँ 2 का स्क्वायर है और यहाँ ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो √3/4 ए स्क्वायर। अब आपको एक चीज और याद रखना होगा, जैसे सवाल में √2 का भी आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1.414 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। इस वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं जहां जरूरत होगा, अगर जरूरत नहीं है तो छोड़ देंगे।
ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल फिर एक बार बोल दो, तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, तीनों साइड्स बराबर होते हैं। भुजाएं यानी साइड्स बराबर होते हैं, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगे तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रत्येक कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, पेरीमीटर क्या होगा, 3a। इसके चारों तरफ जब हम लोग चक्कर लगाएंगे, बेढ़ा लगाएंगे, तो ये पेरीमीटर होगा। एरिया कब निकालना है, ये जो जगह घेर ले रहा है, ये सभी हिस्सा, ये जो जगह घेर ले रहा है वही क्या होगा, एरिया। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया। मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुजाकार लकड़ी का टुकड़ा है, मैं चाह रहा हूं इस हिस्से को पेंट कराना, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। अब पेंट कराने पर जितना खर्च हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं इस लकड़ी के टुकड़े के कॉर्नर में पेंट करूं, तब मुझे क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। मैं चाह रहा हूं यहां से लंबाई में पेंट करूं, क्या निकालना होगा, हाइट। ये चीज हमें समझना होगा, कब पेरीमीटर निकालना और कब एरिया। समझ में आया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद आइसोस्केल्स ट्रायंगल। सम द्विबाहु त्रिभुज, इसके दो भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। तो इसके दो भुजा बराबर होंगे, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे जब भी हम लोग को सवाल बनाना होगा तो कुछ ऐसे लिखेंगे, ये साइड और ये साइड बराबर होंगे, ये दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ये कितना इसको मान लिए, ए। पिछली बार तीनों साइड्स बराबर थे इसलिए तीनों को ए मान लिए, इस बार दो साइड्स बराबर है इसलिए दोनों को ए मानेंगे। धीरे धीरे घट रहा है, देखिएगा, तीन, पिछले बार 3 ए थे, इस बार कितने ए हो जाएंगे, 2। यानी ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए। अब एक नया आ गया, वो क्या हो गया, बी। बी को बेस मान लेते हैं। अब यही कारण है कि तीन में से पिछले बार 3 कोण बराबर थे, 3 भुजा बराबर थे इसलिए 3 कोण बराबर हुए। इस बार 2 भुजा बराबर है इसलिए 2 कोण बराबर होंगे। लेकिन है तो 3 कोण, कोई भी 2 कोण नहीं होगा। इसके अपोजिट में ये वाला कोण, इसके अपोजिट में ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे, अपोजिट एंगल बराबर होगा। यानी आप बोल सकते हैं एंगल यहां पर B इक्वल टू एंगल C कितने डिग्री का होगा, नहीं पता, क्योंकि तीसरा एंगल हमें पता नहीं है। ये डिपेंड करता है तीसरा एंगल पे। मान लो तीसरा एंगल 80 डिग्री का है, तो 180 डिग्री में ये एंगल 80 डिग्री का हो गया, बचा कितना, 100। अब उसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे, 50-50। तो जब तक हमें तीसरा एंगल का पता नहीं है तब तक हम लोग ये दोनों एंगल का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आया। फिर से बता दूं, इसके 3 भुजा में से कोई भी 2 भुजा बराबर होंगे, कोई भी। इन केस अगर आप बोलते हैं कि मैं ये 2 भुजा बराबर कर देता हूं, ठीक है ना, इन केस अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर मैं ये 2 भुजा को बराबर कर देता, इस भुजा को और इस भुजा को, तो बता सकते हैं कौन से 2 कोण बराबर होंगे। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसको याद रखिएगा, कोई 2 एंगल नहीं, हमारे दिमाग में केवल यही 2 एंगल छपना नहीं चाहिए। अपोजिट मतलब साइड का अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है। थोड़ा सा ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है ना, ये दोनों बराबर होंगे। समझ में आया। अब बारी आती है पेरीमीटर। पेरीमीटर बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है। यहां से ए
और यहां से b, यानी a प्लस b इक्वल टू 2a प्लस b। इससे प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है, बस जान कर रखेंगे 2a प्लस b होगा ना। इसका हाइट का फॉर्मूला 1/2 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये याद रखेंगे। हाइट हो जाएगा 1/2 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2D में ट्रायंगल की सबसे बड़ी भूमिका होती है, सबसे बड़ी भूमिका ट्रायंगल की ही है। आपका ट्रायंगल ठीक रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। देखिएगा तीसरा जो है एरिया, एरिया हो जाएगा b/4 रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो गया एरिया का फॉर्मूला, b/4 रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जानना ये है, ठीक है ना, कि a क्या है और b क्या है। b हमेशा क्या होगा, बेस। a क्या हो गया, इक्वल साइड। यहां पर a मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू इक्वल साइड्स, और जो बच गया वो b हो जाएगा, यानी b इक्वल टू बेस। पढ़ाना मुझे बहुत सारा है, लेकिन मैं कुछ स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा, मतलब कुछ टुकड़ा में आज पढ़ा दे रहा हूं, फिर सवाल 15-20 फिर पढ़ाऊंगा, फिर नहीं तो पता चलेगा ये चलते रहेगा 2 क्लास तक, बहुत समय लेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को पता है केवल फार्मूला रटा दिया गया है, हम लोग रट लिए, कौन सा फार्मूला पेरीमीटर का होगा, कौन सा एरिया का होगा, हमें पता नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया? नहीं, पेरीमीटर हो गया 2a प्लस b, चांसेस कम है पूछने का। हाइट और एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अंतर है और थोड़ी सी समानता है। समानता क्या, रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अंतर यहाँ 1/2 है और ये क्या है, b/4 है। a के बारे में याद रखेंगे, इक्वल साइड है, और b क्या है, बेस है। नेक्स्ट, अब बारी आ जाती है स्केलिन। स्केलिन ट्रायंगल, हिंदी नाम क्या हो जाएगा, विषम बाहु। थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा अजीब, थोड़ा ध्यान से देखो, जोर से चिल्ला कर बोलो, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। ऐसा लग रहा रावण अपने राक्षसों को बुला रहा, जाओ राम लक्ष्मण को पकड़कर ले आओ। देखो उस समय के राक्षसों का नाम यही होता, भद्रबाहु, ऐसे करके सहस्त्र बाहु, ठीक है ना, ऐसे नाम हुआ करता था। तो वहीं से लगता है त्रिभुज की उत्पत्ति हुई है। हाँ, स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल ऐसे मान लेंगे जिसकी, ठीक है, कोई भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है, ए बी सी। इसका मतलब थोड़ा ध्यान देंगे, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी विच इज नॉट इक्वल टू ए सी। ये समझ में आ रहा है ना, मेसोपोटामिया की भाषा नहीं ना है, ठीक है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अब किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। पिछले बार याद कीजिएगा, तीनों ए था, उसके बाद क्या हो गया, 2a हो गया, उसके बाद 1a हो गया। तो एक नया टर्म आ जा रहा है, पिछले बार b आ गया, इस बार क्या आ गया, c, ठीक है। और जब तीनों साइड बराबर नहीं है तो कोई भी एंगल बराबर नहीं होगा। एंगल a इज नॉट इक्वल टू एंगल b विच इज नॉट इक्वल टू एंगल c। कोई भी एंगल बराबर नहीं होगा। एंगल a इज नॉट इक्वल टू एंगल b विच इज नॉट इक्वल टू एंगल c। क्लियर ना। अब हम लोग शुरू करते हैं पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दूं, इसी ट्रायंगल को हम लोग जनरल ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। कभी भी ट्रायंगल की बात होगी, किसी भी ट्रायंगल की बात होगी, साधारण एक त्रिभुज की बात होगी, तो आप सामान्य तौर पर स्केलिन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। समझ में आया? आइसो स्केल्स को उसको बोलना होगा, ठीक है ना, समझाना होगा।
हम नॉर्मली ये जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं ना, ये सभी पे लागू होगा। इस फॉर्मूला से आप आइसो स्केल्स भी बना सकते हैं, स्केलिन भी, लेकिन क्या हो गया, उसको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा छोटा कर दिया गया है। मेन फॉर्मूला यहां से है। त्रिभुज के पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। चतुर्भुज अगर होता तो चारों भुजाओं का योगफल, पंचभुज होता तो पांचों भुजाओं का योगफल। समझ में आ रहा है ना? तो ये तीनों साइड्स, यही मुख्य फॉर्मूला हो जा रहा है, मेन यही है, a प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल। क्लियर? अब यही भुजाएं बराबर होती गई तो b को रिप्लेस कर दिए a से, c के रिप्लेस कर दिए a से। दूसरा एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके हाइट का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हाइट का फॉर्मूला आधारित होता है एरिया में, छिपा होता है। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर थोड़ा ध्यान देंगे, अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो हाइट का काम कौन करेगा? ये। लेकिन अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो हाइट का काम कौन करेगा? ये बदलेगा, बेस बदलेगा तो हाइट बदलेगा। अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो हाइट का काम करेगा ये। आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा सबसे लंबा हाइट यही है, बेस बदलेगा तो हाइट क्या होगा? बदल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप यहां चले आइएगा, तीनों का बेस सेम था, ए, इसलिए हाइट भी क्या होगा? सेम होगा। यहां पर दो का बेस सेम था, इसलिए दो का हाइट सेम होगा। यहां पर किसी का बेस सेम नहीं है, अलग अलग है, इसलिए तीनों का हाइट क्या होगा? अलग होगा। अगर मैं इसको बेस पकड़ता हूं तो ये हाइट ये होगा, अगर मैं इसको बेस पकड़ता हूं तो हाइट क्या होगा? ये होगा। लेकिन हर स्थिति में एरिया बिल्कुल सेम होगा। वो जो बिंगो मैड एंगल नहीं दिखाता है, किसी भी एंगल से खाओ यम्मी नजर आएगा। तो उसी तरह से ट्रायंगल्स को किसी भी तरह से घुमा दो, किसी भी तरह से कर दो, वो हमेशा क्या नजर आएगा? एरिया क्या होगा? बराबर होगा, पेरीमीटर सेम होगा, हाइट बदल जा रहा है, ठीक है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, ना आपको बेस बता रहा है और ना ही हाइट बता रहा है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बता दिया, तीनों भुजा एक दूसरे से अलग है, यानी ये तो पता हो गया स्केलिन ट्रायंगल है, तो किसको बेस लेंगे और किसको हाइट लेंगे? समझ में आया? तो एक्चुअली एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला माना जाता है। इसमें तो हाइट वाला भी फॉर्मूला छिपा हुआ है, ठीक है ना? तो एरिया का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी सी से आप परिचित है, ए मतलब पहली भुजा, बी मतलब दूसरी भुजा और सी मतलब तीसरी भुजा। एस क्या है? वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, देखो a प्लस बी प्लस सी को अगर मैं पेरीमीटर बोलता हूं तो बटा 2 है, आधा हो गया, तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो अब अगर केवल 3 साइड बताया है, बेस नहीं बताया है, हाइट नहीं बताया है, तो हम लोग क्या करेंगे? रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इससे घटा देंगे, घटाकर उसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। समझ में आया? तो देखो साइड्स के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के हुए? 3, इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स और स्केलिन। इसके अलावा भी कुछ और है, ठीक है ना? आगे बढ़ू। इसके अलावा आपको मिलेगा एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल, जो कई बार आपके आंखों के सामने से गुजरा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल के अनुसार है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पैरेलल चलते हैं। अगर आप साइड्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं
एरिया वगैरह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, मेंसुरेशन। अगर आप एंगल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो गया, ज्योमेट्री। चीज दोनों में एक ही चीज है, उसमें भी ट्रायंगल रेक्टेंगल वगैरह सब पढ़ना, इसमें भी यही सब पढ़ना है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नॉर्मली समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी त्रिभुज का अगर कोई एंगल राइट एंगल हो जाता है, जैसे ये एंगल क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज का कोई भी एंगल, कोई भी 90 डिग्री हो जाता है तो क्या कहलाता है, राइट एंगल। और राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम लोग किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, एच। नीचे वाले हिस्से को बेस और इधर वाले हिस्से को परपेंडिकुलर। पेरीमीटर बोलकर हमसे भी लिखवा दिया लोग, परपेंडिकुलर। एक्चुअली मेरा दिमाग कुछ नहीं जानता, आप लोग जो बोलते हैं वही मैं लिख देता हूं, पी बी, ठीक है ना। ये 3 हो गया। और इसी चीज को आधार बनाकर एक नया बना था, याद है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ऐसा देखा गया कि एच इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ठीक है ना, जहां राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वहां पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। ये तो जनरल रूल हो गया। अब कंपटीशन का रूल क्या होगा, जहां पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा वहां लॉ ऑफ ट्रिप्लॉयड जरूर लागू होगा। कुछ नाम से याद आया, वहां लॉ ऑफ ट्रिप्लॉयड जरूर लागू होगा। और लॉ ऑफ ट्रिप्लॉयड 2 प्रकार के होते हैं, याद है। एक होता है रूल ऑफ 3 4 5। रूल ऑफ 3 4 5। मैं बोला हूं कि जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़िएगा ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, इन केस अगर ये 3 है 4 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, जोड़ देंगे 25, 5 के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका मैजिक क्या है, 3 का डबल कर दो 6, 4 का डबल कर दो 8, 5 का डबल कर दो 10, 6 के स्क्वायर 36, 8 का 64, जोड़ दो 100, 10 के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका 3 गुना कर दो, बेस ये है 3 4 5। रूल ऑफ 3 4 5, 6 8 10 रूल नहीं है, रूल है 3 4 5। इसका 2 गुना, इसका 3 गुना 4 गुना कर सकते हैं। 3 का 9, 4 का 12, 5 का 15, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ देंगे 225, 15 का स्क्वायर। याद रहेगा ना। और दूसरा कुछ मैंने मिसलेनियस डेटा बताया था, मिसलेनियस में 4 से 5 डेटा आपको तैयार रखना होगा। खूब ज्यादा नहीं तो 4 से 5 डेटा आपको तैयार रखना होगा। पहला डेटा क्या होगा, 5 12 13, 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होगा ना। दूसरा डेटा 8 15 17, 8 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तीसरा 7 24 25, वाह, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर जोड़ इक्वल टू 25 का स्क्वायर। और एक आखिरी क्या है, 10
24 26, 10 24 26, यही सब डेटा आपको मिलेंगे। ठीक है ना, ये सब डेटा एकदम याद रहना चाहिए, एकदम एकदम अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 10 24 26, बस यही सब तैयार रखेंगे। पूरा देखना मेंसुरेशन में कोशिश तो यही होगी कि मैं ऐसे सारे सवाल इन्हीं के माध्यम से बनाऊं। लॉ ऑफ ट्रिप्लॉइड हम लोग इसका इस्तेमाल ना करें, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़कर सिंप्लीफाई कर कर हम लोग ये रख चुके हैं। इतना समय नहीं रहता है कि इतना करने जाएंगे, बहुत कम सवाल ऐसा मिलेगा कि जो इसको यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम आपको यहाँ हो जाएगा। क्लियर ना। तो हम लोग अभी 4 तरह का ट्रायंगल पढ़ लिए हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केल्स और स्केलिंग। उसके बाद एक मुफ्त में जैसे हम लोग खरीदने जाते हैं ना, देखोगे बैर, अभी सरस्वती पूजा बैर खरीदे होंगे लोग, कैसे दे रहे हैं बैर, बोला 100 रुपया किलो है, मैंने आधा किलो 50 रुपया, मीठा होगा ना वो लेकर खा लिए, उसका फिर वजन करवा दिए, अच्छा आधा किलो दे दिए, वजन करके ले लिए, पैसा देते, अच्छा वो उठा कर ले रहे हैं, देखो चिखत नहीं। तो वैसी अलग से ये सब मुफ्त का चीज है। अभी जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो है आइसोस्केल्स, सबसे ज्यादा यहां से राइट एंगल ट्रायंगल। दो ट्रायंगल का गुण है, पता है ना, एक है आइसोस्केल और दूसरा क्या है, राइट एंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यही है ना। देखो इसमें दो होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होगा, एक समकोण त्रिभुज का गुण होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझोगे क्या होने वाला है, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल का काम हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का काम क्या होगा, ये साइड और ये साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, तब ना दोनों की बात होगी। तो ये साइड बराबर, इसको ए मान लिए और इसको क्या मान लिए, ए, यानी परपेंडिकुलर के जगह ए आ गया, बेस के जगह क्या हो गया, ए, ठीक है ना। अब एक चीज की और आवश्यकता हो जाती है, ये जो 4 डेटा मैंने बताया था ना, एक डेटा इसमें और जोड़ देंगे, अगर ये परपेंडिकुलर ए बेस ए, ये हो जाता है √2a, परपेंडिकुलर अगर ए बेस भी ए, तो ये क्या हो जाता है √2a। आप निकाल कर देखो, आप a का स्क्वायर करो a स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर करो a स्क्वायर, जोड़ दो 2a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या, स्क्वायर रूट क्या होगा, √2 होगा ना, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा a। तो ऐसे याद रख, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन केस अगर ये 10 है ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10√2 होगा ना, जल्दी से हमारा काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब यहां देखना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए और ए है ना, तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो, √2 है। तो पहला चीज जो बनता है, इसका हाइपोटेनस क्या होगा, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा √2a। दूसरा जो चीज होगा, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर थोड़ा ध्यान देंगे, हाइपोटेनस तो कभी पूछेगा नहीं, फिर भी मैं लिख दिया हूं, अगर ए है तो क्या हो जाएगा √2a। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर क्या हो सकता बोलो तो, पहले a तोड़कर बोलेंगे, a प्लस √2a, जोड़ेंगे 2a प्लस √2a, क्लियर। हम इसमें से a कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 2 प्लस √2a, ये फॉर्मूला हो गया 2 प्लस √2a, समझ में आया। अगर देखेंगे a का वैल्यू मुझे पता है, तो यहां बैठा देंगे, a यहां ना लिखकर मैंने पीछे लिख दिया, सहूलियत हुई, 2 प्लस √2a, a कॉमन ले लेंगे तो इधर से 2, इधर से क्या मिलेगा √2, जरूरी है कि a को पहले ही लिखा जाता है, पीछे भी तो लिख सकते हैं,
ये हुआ। अगर आपको ए का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया है तो 2 + √2 × 5, आंसर भी किस में आएगा? √2 में आएगा। लेकिन अगर √2 का वैल्यू देखिए वो बैठाया हुआ है, कैसे पकड़ेंगे? डेसिमल में बैठाया हुआ है। तब हम क्या करेंगे? इसको फिर से चेंज करेंगे। 2 + √2 का वैल्यू 1.414 ए, यानी 3.414 ए। अगर देखोगे डेसिमल में वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग सीधे ए का मल्टीप्लाई कर देंगे 3.414 से। समझ में आया? तो ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है। क्लियर? मेंसुरेशन में आपसे कई तरह से आंसर पूछ सकता है। एक तो √2 वाला वैल्यू पूछ सकता है, एक डेसिमल वाला पूछ सकता है, नहीं तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर कर उसका फिर √2 का वैल्यू बैठाएंगे। तो जबकि आपके पास पहले से तैयारी है 3.414, आपने तो √2 का वैल्यू बैठा ही दिया है, उसमें ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। होगा ना? ये डुअल प्रॉपर्टी रखेगा, एक समद्विबाहु और दूसरा समकोणिक त्रिभुज का, याद रखेंगे। अब क्या होगा? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में लागू कर दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखोगे पिछले में मैंने बताया था कि स्केलिंग ट्रायंगल जो होता है वो जनरल होता है, और जनरल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसी में भी लागू हो सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर भी हम लागू कर देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है? क्लियर? तो ये हो गया हाफ। ठीक है? बेस, बेस कितना है बताइए? ए। हाइट कितना है? ए, यानी इसका फॉर्मूला हो गया a²/2। इसका फॉर्मूला हो गया a²/2। याद रखेंगे। अधिकतर सवाल अब यहां से पूछ रहा है, ठीक है ना? यहां से पूछ रहा है, ठीक है? आइसोसेलस हटा दे रहा है, राइट एंगल हटा दे रहा है, दोनों को मिलाकर एक नया ट्रायंगल बना दे रहा है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अच्छा, यहीं से हम थोड़ा बैक में जा रहे हैं। हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ा ना? राइट एंगल ट्रायंगल क्या उसमें P होता है, B होता है, H होता है, H² = P² + B² होता है, पूरा रूल ऑफ 3, 4, 5 सब पढ़ लिए, लॉ ऑफ ट्रिप्लॉइड। लेकिन अभी मुख्य चीज बाकी है, पेरीमीटर। फॉर्मूला ही तो नहीं पढ़े, फॉर्मूला और एरिया। तो इसमें पहले पेरीमीटर देख लो, वो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? P + B + H, तीनों भुजाओं का योगफल, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। होगा कि नहीं होगा? एरिया, एरिया का फॉर्मूला वही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब थोड़ा देखो, हाफ बेस के जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा? B, और हाइट के जगह पर क्या हो जाएगा? P। होगा? अब देख लो, यहां पर बेस का काम कौन कर रहा है? B। हाइट का काम कौन कर रहा है? P। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस के जगह पर B आ गया और हाइट के जगह पर क्या हो गया? परपेंडिकुलर। समझ में आया? समझ में आया ना? अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूं, ये काम आएगा। जैसे इस ट्रायंगल में, स्केलिंग ट्रायंगल में, स्केलिंग ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला में एक हिस्सा छिपा क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं इस ट्रायंगल को अगर ये बेस मान लेता हूं तो हाइट ये होगा, ये बेस मान लेता हूं तो हाइट ये होगा। लेकिन बेस अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकता है, एरिया अलग होगा। किसी भी ज्यामित्रिक आकृति कोई भी क्यों ना है, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसका एरिया हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होगा। आप बेस बदल दो, हाइट बदल दो, लेकिन एरिया हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। यहां से ट्रिक निकलने वाला है कि पहली बार जब मैंने एरिया निकाला, इसको बेस मानकर इसको हाइट मानकर, तो एरिया निकला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। निकला कि नहीं निकला? जब मैंने इसको बेस माना
तो भी निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। निकला कि नहीं निकला? ये हाफ से हाफ कट जाएगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया B1H1 इक्वल टू B2H2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इतना छोटा है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है। B1H1 इक्वल टू B2H2। आपको 4 में से 3 डेटा दे देगा, कोई एक डेटा गायब रहेगा, बोलेगा निकालिए। B1H1 इक्वल टू B2H2। ट्रायंगल के परिवार के बाद बारी आती है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रा एक्चुअली क्या है, क्वाड्रिलेटरल ये 2 शब्द से बनकर बना है, क्वाड्रा और दूसरा लैटरल, ठीक है ना। ठीक, इस क्वाड्रा का मतलब होता है 4 और लैटरल का मतलब होता है सरप्लस, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब हो गया 4 भुजाओं वाले। चतुर्भुज का मतलब क्या हो जाएगा, 4 भुजाओं वाले, ठीक है ना। चौथ सट गया था, पुतुर्भुज हो गया था। 4 भुजाओं से घिरे वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज, ठीक है। अब ये कई प्रकार के हैं, इसमें कई आपको प्रकार मिलेगा। सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रेक्टेंगल। क्या मिलेगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद मिलेगा स्क्वायर, स्क्वायर के बाद मिलेगा पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। नेक्स्ट मिलेगा रोम्बस, रोम्बस के बाद मिलेगा ट्रापीजियम, और अभी अभी एक नया नया एंट्री मारा है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है, और वो है काइट। काइट का एक अपना आकार हो गया है, ठीक है ना। काइट का एक अपना, पहले काइट लोग रोम्बस की तरह ट्रिक करते थे, लेकिन इसमें रोम्बस और स्क्वायर दोनों की प्रॉपर्टी देखी गई है, इसलिए काइट एक अपने आकार में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है। सब एक्चुअली क्या पढ़ना है, सबका मेजरमेंट का फॉर्मूला पढ़ना है, पेरीमीटर पढ़ना है, एरिया पढ़ना है, और सबको थोड़ा जानना है कि हम लोग रेक्टेंगल किसे कहते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, आयत। स्क्वायर को वर्ग, पैरेललोग्राम को समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। रोम्बस को समचतुर्भुज, वाह हिंदी बेहतरीन है, समचतुर्भुज। ट्रापीजियम को, ट्रापीजियम हिंदी में लिख लो ना, जहां नहीं पता ना, बस जहां नहीं पता ये लिख देना। काइट को पतंग, काइट लिखना, ये एक आकार है। काइट को क्या लिखना, काइट, पतंग मत लिखना, ये एक आकार है। जैसे आपको शायद पता होगा, कोई मुझे बताएगा पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड। जियोइड का मतलब पृथ्वी का आकार। क्यों ये नाम पड़ा, हाँ वेरी गुड, अर्थ का अपना आकार। जैसे बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, पृथ्वी फुटबॉल है, बच्चा का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फुटबॉल की तरह पृथ्वी। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतरा, ऑरेंज की तरफ है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है, ऑरेंज की आकृति कुछ ऐसी होती है। और थोड़ा बड़ा हुआ बोलेंगे कि स्फीयर, गोलक। स्फीयर अब समझने लगा 3D फिगर, अब उसको बोलेंगे क्लास 9 में कि पृथ्वी की आकृति पृथ्वी जैसी है। द शेप ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। द शेप ऑफ द अर्थ इज जस्ट लाइक द शेप ऑफ द अर्थ एंड इट इज नोन एज जियोइड। अगर क्यूब के आकार का कोई चीज है तो उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। तो जियो यानी पृथ्वी, उसके आकार का होगा तो क्या बोलेंगे, जियोइड बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना, बस वही चीज है
ये एक आकार है काइट। पतंग एक नाम है, एक सामग्री है, लेकिन ये क्या है, एक आकार है, इसलिए इसको काइट बोलेंगे। ट्रापीजियम का भी हिंदी नाम हो सकता होगा, ठीक है, संलग्न चतुर्भुज ऐसे कुछ हो सकता होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़े, शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल। अगला रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे आते हैं। रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, क्लियर। और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इसके चारों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक चीज इसमें जोड़ लेंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्यों ना हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज तीन भुजा इसलिए तीन कोण, चार भुजा है तो चार कोण, पांच भुजा है तो पांच कोण, ऐसे बनता है। तो उसमें तीन भुजा था तो तीनों कोणों का योगफल 180, चार भुजा है तो चारों कोणों का योगफल 360। ये सब को ज्योमेट्री एक्सप्लेन करता है। पांच भुजा होगा तो क्या होगा, छह भुजा होगा तो क्या होगा, ये सब को ज्योमेट्री एक्सप्लेन करता है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए प्रत्येक कोण का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। इसलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। लिखा जा सकता है ना। अब इसमें एक चीज मैं लिखने जा रहा हूं, वो क्या है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसको मैं लंबाई बना दे रहा हूं और इसको मैं चौड़ाई बना दे रहा हूं। मेंसुरेशन में लंबाई का डिफिनीशन है जो लंबा है, ठीक है ना। आप इसको भूल कर भी लंबाई नहीं बोल सकते हैं। होता क्या है, कुछ लड़के ऐसे सोच लिए हैं, उनके दिमाग में मैंने देखा बैठ गया, अगर ये चीज है तो मैंने इसको लंबाई बोला तो इसको क्या बोलूंगा, चौड़ाई। तो उनके दिमाग में बैठ गया, ओ ऐसे वाला हिस्सा हॉरिजॉन्टल वाला को सर लाइन बोले थे और वर्टिकल वाले को चौड़ाई बोले थे। अब ऐसे कर दूंगा तो उनके दिमाग में बैठेगा ये लंबाई और ये चौड़ाई है। नहीं, जो लंबा है वही लंबाई है। लंबा वाला हिस्सा ये है ना, ये लंबाई है, और ये हिस्सा क्या है, चौड़ाई है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, देख रहे हैं ना। अगर मैं बोलूं ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर राइट एंगल है, तो डायगोनल उसको राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करता है। तो सबसे पहले एक नया चीज आ गया इसमें, डायगोनल। डायगोनल का एक फॉर्मूला आ गया। देखो तो मैथमेटिक्स बोलता है, जैसे इसकी प्रॉपर्टी बोलती है लंबाई है तो ये भी क्या होगी, लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई। एक राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे अगर ये निकालना हाइपोटेनस यानी डायगोनल, तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पाइथागोरस से होना चाहिए ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच के जगह पर कौन है, डायगोनल है, तो पी के जगह पर कौन है, बी है, और बी के जगह पर कौन है, एल। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं। ये डायगोनल का फॉर्मूला है। और याद रखिएगा डायगोनल के फॉर्मूला में पाइथागोरस थ्योरम है, यानी लॉ ऑफ ट्रिपलॉइड लागू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ ट्रिपलॉइड लागू होगा ना। अब 2 नंबर पे आते हैं। ये नया चीज था इसमें, डायगोनल। समझ में आया है। फिर से बोल रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कौन सा, ए बी सी।
ठीक है ना। ये हाइपोटेनस है और इसी का नाम है डायगोनल। हाइपोटेनस का फॉर्मूला H बराबर क्या आ जाएगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक जगह B आ जाएगा और एक जगह L आएगा, सजाकर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब बारी आती है पेरीमीटर। देखना हम लोग रटे हैं, आपके जगह मैं भी रटा हूं, आप भी रटे हैं, हम लोग सब एक ही जैसे रटते हुए पढ़ते हुए मोर या लेस एक ही जैसे पढ़ते आ रहे हैं। इन कंपटीशन में रटने वालों का कोई जगह नहीं है, रटने वाला कभी सक्सेस नहीं होगा, उसको समझना पड़ेगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब हो गया परिसीमा। मेरे पास एक आयताकार जमीन है, मैं चाहता हूं चारों ओर से बेढ़ा दे दूं, चारों ओर से घेरा लगा दूं, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए पहले मुझे ये घेरना होगा, फिर ये घेरना होगा, फिर ये घेरना होगा, फिर ये घेरना होगा, यही ना होगा पेरीमीटर, यही ना होगा। तो बोलिए सबसे पहले मैं क्या लूंगा, L, उसके बाद B, फिर उसके बाद L, उसके बाद B। 2 बार L आ गया जोड़ दिए 2L, 2 बार B आ गया जोड़ दिए 2B, 2 कॉमन ले लिए, क्या मिला L प्लस B। यही हम लोग को बोला गया था पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस B रट लो, ठीक है ना। 2 इंटू L प्लस B कहां से आया था, 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। क्लियर। 2 नंबर एरिया, नेक्स्ट है एरिया। एरिया थोड़ा ध्यान से देखो, एरिया थोड़ा ध्यान से देखना। आप ये देख रहे हैं ना, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर ये जो डायगोनल है उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं, बांट रहा है कि नहीं। यहां पर एक प्रॉपर्टी में आप ये भी लिख सकते हैं D1 इक्वल टू D2। अगर ये उसका डायगोनल होता, अगर ये उसका डायगोनल होता तो दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। D1 कहने का मतलब AC इक्वल टू BD। मेरी बात समझ में आई है। अगर ये उसका डायगोनल होता AC और BD तो दोनों क्या होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल्स बराबर होते हैं। एक रेक्टेंगल्स के 2 डायगोनल्स होते हैं और दोनों डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। D1 इक्वल टू D2 यानी AC इक्वल टू BD। अब थोड़ा ध्यान से देखो मैं जो बताना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं एक रेक्टेंगल लिया, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये रेक्टेंगल का डायगोनल हो गया, ये डायगोनल 2 बराबर त्रिभुज में बांट रहा है, यस और नो, ठीक है ना। ये लंबाई थी, ये क्या थी, चौड़ाई, ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई, फिर ये लंबाई और ये क्या, चौड़ाई। तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस की जगह क्या लूंगा, लंबाई, हाइट की जगह क्या लूंगा, चौड़ाई। क्योंकि यहां भी तो वही ट्रायंगल बन रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 2, 2 से 2 कट गया, एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना। एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, ऐसे याद रखेंगे। एक रेक्टेंगल में 2, ठीक है ना, ट्रायंगल्स छिपे होते हैं और दोनों का एरिया क्या होता है, समान। हो गया। नेक्स्ट, रेक्टेंगल समझ में आया। रेक्टेंगल में ध्यान दीजिएगा डायगोनल पर, डायगोनल का फॉर्मूला होगा रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और जहां ऐसी स्थिति आएगी डायगोनल निकालने वाली, तो आपको डायगोनल नहीं निकालना, आपको लॉ ऑफ ट्रिप्लॉइड तैयार करना है, अपने आप डायगोनल निकल कर चला आएगा। क्लियर। कई बार ऐसा सवाल आपको मिल सकता है कि एक पन्ने का सवाल आप 1 से 2 लाइन में बना सकते हैं, केवल डायगोनल से ही आप पकड़कर पूरे सवाल को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 5 12 13, ये 5 12 बताया नहीं है, 13 बता दिया, ना लंबाई का पता है ना चौड़ाई का पता है, तो कोई इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। 13 एक ही शर्त पे आ सकता है, जब एक 5 हो और दूसरा 12 हो, डायरेक्ट बैठा कर अपना एरिया निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में बोल सकते हैं, स्क्वायर एक विशेष प्रकार का रेक्टेंगल है जिसमें लंबाई और चौड़ाई भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर थी, यानी लंबाई समान थी, चौड़ाई
अपने में समान थी, तो लेकिन लंबाई और चौड़ाई में कोई संबंध नहीं था, वो समान नहीं थे। लेकिन अब क्या हो जाएगा, इसके लंबाई और चौड़ाई भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बोल सकते हैं इट इज अ स्पेशल केस ऑफ rectangle in which L equal to B। यहीं से सब काम हो जाएगा। इन विच L equal to B, यानी लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, चौड़ाई के। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या, ये चारों भुजा आपस में बराबर, ये दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर थे, अब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे तो चारों भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सबको हम क्या मान सकते हैं, ए। जहां बराबर होने लगता है कोई एक क्वांटिटी बैठा देते हैं, इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या हो गई, ए ए ए ए। अब स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल है, तो याद रखिएगा रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। आप ऐसे बोल सकते हो उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, उसी में मॉडिफिकेशन किया गया है, ठीक है, उसी को मॉडिफिकेशन कर कर एक नया आकृति बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसके डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ए सी इक्वल टू बी डी। हमेशा याद रखा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्यों ना हो, कहीं से भी नामकरण क्यों ना करो, चाहे जहां से, यहां ए लिखो बी लिखो, ऐसे जहां भी लिखो, डायगोनल्स हमेशा एसी और बीडी होगा, डायगोनल्स हमेशा एसी और बीडी होगा। क्लियर, आप इसको कहीं से भी नामकरण कर दो, डायगोनल्स हमेशा क्या होगा, एसी और बीडी होगा। बस यही बोला आपको, कोई भी पासवर्ड क्यों ना हो, ठीक है, उसको ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है, उसको ब्रेक किया जा सकता है। वो तो मैंने आप, ठीक है, आगे बढ़ूं, छोड़ो अब ये सब बातों को। एसी इक्वल टू बीडी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। अब देखो क्या हो जाएगा, प्लीज, अगर इसकी उत्पत्ति अगर रेक्टेंगल्स हुई है तो रेक्टेंगल को फॉलो करेगा, और इसका फॉर्मूला रेक्टेंगल से ही जनरेट होगा। तो हम लोग पहले रेक्टेंगल से इसकी उत्पत्ति को दिखा रहे हैं। जैसे अगर मैं लिखने जा रहा हूं, अगर मैं लिखने जा रहा हूं डायगोनल, तो रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही था ना। यहां पर लंबाई कितनी है बताओ, ए, चौड़ाई कितनी है, ए, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर होगा ना, इसको स्क्वायर रूट कर दोगे तो रूट 2a, इसीलिए इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, रूट 2a। डायगोनल क्या हुआ दिखाई दिया आपको, अगर मैं ये लंबाई चौड़ाई ऐसे पकड़ लो तो ये उसका क्या हो जाएगा, डायगोनल। अब थोड़ा याद करो कि मैंने नॉट ट्रिप्लॉइड में बताया था, ये ए है, इसको रूट 2a बताया था ना। वो चीज डेटा कहां से आया था, स्क्वायर से आया था, और स्क्वायर का डेटा कहां से आ रहा है, रेक्टेंगल से। अगर मैं बोल दिया हूं कि स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल है, तो केवल बोलने से हो जाएगा, तो रेक्टेंगल के फॉर्मूला पे तो आपको फिट बैठना पड़ेगा ना। तो देखो फिट बैठा है कि नहीं, बोलिए। दूसरा 2 नंबर क्या है, एरिया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी। मार देम गोली केहू ना बोली, हाँ ठीक है, एल इंटू बी। इसका लंबाई कितना है, ए, चौड़ाई कितना है, ए इंटू ए स्क्वायर। यही चीज हम लोग को रटाया गया है, डायगोनल रूट 2a, एरिया रूट ए स्क्वायर। चले आते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, यही है ना। 2 लंबाई के जगह ए, चौड़ाई के जगह ए,
2 इंटू 2a कितना होगा 4 होगा। जांच भी सकते हैं सही है कि गलत है। देखो इसका पेरीमीटर निकालो, ए कितना हो जाएगा 4a होगा ना। समझ में आया। दो चीज हुआ, थोड़ा शोर कम हो भाई। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। रेक्टेंगल और स्क्वायर, स्क्वायर की उत्पत्ति रेक्टेंगल से ही हुई थी और ये प्रमाणित है। अगर आप स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने जाओगे तो चारों भुजाओं का योगफल ए 4a हो जाएगा, या अगर इससे भी निकाले तो क्या हो गया 4a। क्लियर हुआ ना। अब आगे आते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कुछ बेच रहा है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। ये हो गया ए बी सी डी। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ समानांतर होती है। देखो चेंजेस क्या लाने की कोशिश किया, पहले बराबर किया, फिर उसके बाद सभी को बराबर किया। बराबर होने के साथ साथ क्या होती है, समानांतर होती है, ठीक है। ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा डी सी, बराबर भी हो गया और समानांतर भी हो गया, ठीक है ना। फिर ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल क्या हो जाएगा बी सी। हुआ। आमने सामने की भुजा बराबर के साथ साथ क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। बराबर भी है और समानांतर भी है, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल AC और ये डायगोनल BD कभी भी बराबर नहीं होते हैं। इसके डायगोनल्स कभी भी बराबर नहीं होते। AC इज नेवर इक्वल टू BD। जबकि रेक्टेंगल में बराबर थे, स्क्वायर में बराबर थे, इसमें बराबर नहीं होते। ये सब प्रॉपर्टी आपको याद ही रखना होगा, तभी जाकर कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो सबसे पहले आएगा पेरीमीटर। ये पेरीमीटर कहने का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर मैं बोलूंगा ये लंबाई है तो ये भी क्या हो गया लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी क्या हो गया चौड़ाई, ठीक है ना। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक रेक्टेंगल की तरह 2 बार लंबाई आ गई और 2 बार चौड़ाई आ गई। आएगी कि नहीं। अगर मुझे एक रेक्टेंगल के चारों तरफ बेढ़ा लगाना या घेरना है तो 2 बार लंबाई को की तरफ से गुजरना होगा, 2 बार चौड़ाई। लेकिन एरिया में कुछ किताबों में मैंने देखा इसका फॉर्मूला गलत हो जा रहा है। एरिया, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब समझ में आता है ना, ऊंचाई, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसके एरिया का फॉर्मूला बेस गुने हाइट, ठीक है। अब इसमें हाइट कौन है ये देखिएगा, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ये हाइट है। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ये क्या हो गया हाइट। समझ में आ रहा है ना, ये हाइट है, ये उसका क्या हो गया ब्रेथ है, चौड़ाई है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, बेस गुने एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड का दूसरा नाम क्या होता है हाइट। आप बेस गुने हाइट भी बोल सकते हैं, बोला जा सकता है ना। अब यहां पर एक ट्रिक काम करेगा कि B1H1 इक्वल टू B2H2, वही जो ट्रायंगल में था ना, ट्रायंगल में जो था ना वही। अगर मैं एक छोटा सा नॉर्मल सा, अगर मैं बात बोलूं, अगर मैं नॉर्मल सा ऐसे इसी टाइप का ले लूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको बेस मान लेता हूं B1 तो ये क्या हो जाएगा H1, हो सकता है कि नहीं। अगर मैं इसको बेस मान लेता हूं, सॉरी इसको बेस मान लेता हूं B2 तो ये क्या हो जाएगा H2, होगा कि नहीं। एरिया तो सेम आना चाहिए ना, तो 4 में से 3 डेटा दे देगा,
एक डेटा गायब रहेगा, आपको निकालना होगा। अगर ये बेस है तो ये क्या है, हाइट है। अगर ये बेस है तो ये क्या है, हाइट है। B1H1 इक्वल टू B2H2, हर स्थिति में एरिया क्या होगा, समान होगा। नेक्स्ट, इसका डायगोनल के लिए एक छोटा सा रिलेशन होता है। इसका डायगोनल का कोई विशेष फार्मूला नहीं होता है, एक छोटा सा रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। चूंकि डायगोनल्स तो सेम होते नहीं है तो फार्मूला कहां से होगा, डायगोनल सेम होता तब ना एक फार्मूला होता, डायगोनल सेम होते नहीं है। इसलिए D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर 2 इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोई एक डायगोनल बता देगा, बोलेगा दूसरा डायगोनल निकालिए, एक डायगोनल बताकर दूसरा डायगोनल निकालिए। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर से बोलो, पैरेललोग्राम में, ठीक है ना, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड, उसके लिए एक फॉर्मूला ये काम आएगा, B1H1 इक्वल टू B2H2। इसके ऊपर 4-5 सवाल आपको मिलेंगे। फिर ये डायगोनल को फॉर्मूला होगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? आगे उतना नहीं है, सब थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस ये फार्मूला जान लेना है, पिक्चर की विशेषता जान लेना है। इसके प्रत्येक एंगल के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल कुछ भी हो सकता है। अब उससे ज्यादा जाएंगे, सम ऑफ टू एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, तो आपको ज्योमेट्री में जाना होगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ू, कुछ पूछना है? आगे बढ़ू ना, पीछे वाले लोग कुछ पूछना है? आप लोग बोला कीजिए, लोग जहां प्रॉब्लम है बोला कीजिए लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पैरेललोग्राम के बाद क्या लिखा, रोम्बस, ठीक है ना। रोम्बस का बहुत सारा डिफिनीशन है, बहुत सारी थ्योरी के अनुसार रोम्बस का बहुत सारा डिफिनीशन है। पहली थ्योरी के अनुसार रोम में चलने वाले बस को रोम्बस कहते हैं। दूसरी थ्योरी के अनुसार जब कोई हमारे रोम में बस जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोम बस, ठीक है ना, समझ में आया। और मैथमेटिक्स के थ्योरी के अनुसार काजू बर्फी जैसी एक रचना होती है, ठीक है, ठीक है, काजू बर्फी जैसी एक रचना होती है, ठीक है। इसमें होगा क्या है, भचर भचर, ए बी सी डी, इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। ये प्रॉपर्टी किसकी है, स्क्वायर की। ये प्रॉपर्टी किसकी है, स्क्वायर की, ठीक है। चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और सबको हम लोग किस चीज का नाम दे देंगे, ए। यानी प्रत्येक भुजा का नाम पड़ गया ए। एंगल से एंगल, प्रत्येक एंगल का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये हो गया डायगोनल 1 और ये हो गया डायगोनल 2, कभी भी बराबर नहीं होते हैं। D1 इज नेवर इक्वल टू D2, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। लेकिन डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है, हमेशा एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं, ठीक है ना। यहां पे लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट। इस टर्म का मतलब समझ में आता है ना, सेक्ट मतलब होता है विभाजित करना, और बाई का मतलब होता है दो बराबर भागों में विभाजित करना। ट्राइसेक्ट 3 बराबर भागों में विभाजित करना, और नहीं तो केवल विभाजित करना होता तो डिवाइड लिख देता। अब डिवाइड का मतलब जैसे तैसे बांट देना, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब हो गया 2 बराबर भागों में बांटना। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को एट राइट एंगल। कैसे बांटते हैं, राइट एंगल। अब याद रखिएगा, जब राइट एंगल पे बांटते हैं तो यहां पर मान लो O हो गया,
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, प्रत्येक हिस्से में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। सबसे पहले चले आते हैं डायगोनल के पेरीमीटर के फार्मूला पे। बता सकते हैं पेरीमीटर क्या होना चाहिए, 4a, वेरी गुड, क्योंकि चारों भुजाओं का योगफल क्या हो जाएगा 4a। 2 नंबर इसका एरिया हाफ इंटू d1 इंटू d2, डायगोनल से। कुछ प्रॉपर्टी इसका पैरेललोग्राम से है, कुछ प्रॉपर्टी इसका स्क्वायर से है, ठीक है। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2, दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट का आधा। तीसरा जो हो जाएगा साइड, अगर साइड ही पता ना हो, साइड यानी ए बराबर क्या होगा d1/2 का होल स्क्वायर, d2/2 का होल स्क्वायर। ये सब ज्योमेट्री में प्रमाणित किया जा चुका है। d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। जो ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं उसके बाद पढ़ाई होगा, ठीक है। d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर, ये याद रखना होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये मुख्य फार्मूला हो गया 3, पेरीमीटर 4a, एरिया हाफ इंटू d1 इंटू d2, साइड d1/2 का होल स्क्वायर d2/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। रोम्बस, रोम्बस का हिंदी नाम होता है सम चतुर्भुज। सम का मतलब समान, समान भुजाओं वाला चतुर्भुज। चतुर्भुज की भुजाएं हमेशा समान नहीं होती है, वो समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो सभी भुजाएं समान यानी सभी भुजाएं समान यानी बिहेव्स लाइक अ स्क्वायर, ये स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसका पेरीमीटर क्या हो गया 4a। लेकिन चूंकि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, बराबर नहीं होते हैं, जबकि स्क्वायर्स के डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। इसके एरिया का फार्मूला आ गया हाफ इंटू d1 इंटू d2, और ये हो गया साइड निकालने का फार्मूला। समझ में आया। रोम्बस के बाद किसकी बारी है, ट्रापीजियम। थोड़ा समझेंगे ट्रापीजियम को, ट्रापीजियम के आकार को समझेंगे, ठीक है ना। देखो ट्रापीजियम ये हो सकता है ए बी सी डी। ट्रापीजियम की खासियत क्या होगी, आमने सामने की भुजा क्या होगी, पैरेलल होगी, बराबर नहीं होनी चाहिए। बराबर होने से अगर ये भुजा बराबर हो जाए तो ये सटकर यहां आ जाएगा, पैरेललोग्राम में बदल जाएगा, ठीक है ना। ट्रापीजियम ऐसे भी हो सकता है ना, ये हॉरिजॉन्टल मोड में, ये क्या है वर्टिकल है। ट्रापीजियम ऐसे भी हो सकता है, ट्रापीजियम है कि नहीं है। देखो तो आमने सामने की भुजा क्या है, पैरेलल है, समानांतर होनी चाहिए। इतिहास से कई बार एक प्रश्न पूछा है कि आदि मानव का जो हथियार पत्थरों का था उसका शेप कैसा था, ट्रापीजियम। देखो ऐसा हुआ करता था पत्थरों का हथियार, वो ऐसे पकड़कर ऐसे फेंक दिया करते थे। ये नुकीला होने की वजह से जानवरों के शरीर में धंस जाता था, मर जाते थे, उनका शिकार ऐसे ही होता था। तो आदि मानव का हथियार ट्रापीजियम शेप था, ठीक है ना। तो ट्रापीजियम समझ में आया, बोलिए। ट्रापीजियम में, ठीक है, पैरेलल साइड्स, मान लो ये ए है और ये क्या है बी है, और ये उनके बीच की दूरी है डी है, उनके बीच की दूरी है। तो ट्रापीजियम से आपको एरिया पूछेगा, एरिया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो इसको छोटा कैसे किया जाए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a प्लस बी
पैरेलल साइड्स कौन है, ए और बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू डी। कुछ लोग इसको हाइट से कर लेते हैं, तो हाइट तो यहाँ ट्रापीजियम का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए हम लोग डिस्टेंस इसको लेंगे, समझ में आया, डिस्टेंस इसको लेंगे। यहाँ पर हाइट का सेंस नहीं होगा, यहाँ पर सेंस किसका होगा, डिस्टेंस। पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी, ये दूरी किसके होनी चाहिए, पैरेलल साइड्स की। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों भुजाओं के, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी। संक्षिप्त में कैसे बोलेंगे, 1/2 ए प्लस बी इंटू डी। ये सारे फॉर्मूला तैयार रहने चाहिए, तभी जाकर कुछ कर पाइएगा, ठीक है, क्लियर। अब ट्रापीजियम में पेरीमीटर की कोई आवश्यकता नहीं, अगर पेरीमीटर पूछ देगा तो ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये क्या है, पैरेलल साइड्स है, तो नॉन पैरेलल साइड्स को बताना पड़ेगा, सबको जोड़ देंगे, इसमें डायगोनल का कंसेप्ट नहीं आ पाएगा, छोड़ देंगे, पूछेगा ही नहीं, समझ में आया। जहां जो जरूरी है इसी में तो लोग फंसने लगेंगे। और लास्ट क्या बचा है, काइट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो ना, काइट पे आते हैं, ठीक है। काइट की आकृति कुछ ऐसी होगी, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा मैं ज्यादा बड़ा कर दिया हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये जो नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा होगा, हम लोग को जो काइट दिखाई देता है ना, हम लोग को जो काइट दिखाई देता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, ऐसे होता है काइट, यही ना होता है, यहां पर एक सपोर्ट के लिए ऐसे रहता है, तो उसको छोड़ दो। काइट की जो आकृति होती है ये उसके डायगोनल्स हो गए ना, तो ये साइड और ये साइड बराबर होता है। उसके बाद देखोगे ये साइड और ये साइड बराबर होता है, यानी आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी। अगर इसको आप ए लिखते हैं तो ये भी कितना हो गया, ए, इसको बी लिखते हैं तो ये भी क्या हो गया, बी। डायगोनल्स ए सी नेवर इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल्स कभी भी बराबर नहीं होते। आजकल काइट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सीधे मेंशन किया जा रहा है काइट, ठीक है। अब देखोगे एक नंबर पूछेगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो सकता है, कोई बताएगा, 2 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि 2 बार ए आया है और 2 बार बी आया है, तो 2 इंटू ए प्लस बी। एरिया, एरिया रोम्बस की तरह चला जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये एरिया रोम्बस की तरह होगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2, क्लियर। 3 भुजा हो गया, 3 भुजा का परिवार समाप्त हुआ, 4 भुजा का परिवार समाप्त हुआ। अब जितना भुजा मिला है सबको एक गोल कटोरा में लेकर मिला दो, चना का, चावल का, मकई का, ठीक है ना, जितना भुजा मिला है सबको मिलाकर, ठीक है ना, अब खाया जाए सर्कल में। थोड़ा सा सर्कल भी सीखना होगा। अभी अभी मैं एक हिस्सा बता रहा हूं, अभी बहुत इसका हिस्सा बाकी है। 16 वर्सेस 2, 16 चैप्टर्स वर्सेस 2 चैप्टर्स, तो थोड़ा याद रखना, ये 2 चैप्टर अकेले 16 चैप्टर्स के बराबर होगा, ठीक है ना, 16 नहीं तो 10-12 चैप्टर के तो बराबर होना चाहिए ना। चले आते हैं सर्कल्स में। सर्कल जानते हैं, सर्कस नहीं, सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं, वृत्त को। वृत्त किसे कहते हैं, गोल को। गोल किसे कहते हैं, देखो
किसी भी सर्कल का एक क्या होता है, केंद्र होता है। एक सर्कल का क्या होता है, सेंटर। सेंटर यानी केंद्र। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को, ये दूरी हम लोग जहां भी लेकर चले जाए, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेडियस। रेडियस मतलब अर्धव्यास, डिनोट करते हैं आर से। इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, और ये हो जाता ओ यानी सेंटर। क्या हो जाता है, सेंटर। इस हिस्से को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। इसी का दूसरा नाम क्या है, पेरीमीटर। कभी कभी आपको पेरीमीटर शब्द का इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। सेंटर, रेडियस और सरकमफेरेंस, यही यही जब सर्कल से ये जो रेडियस दोनों तरफ गुजरेगा, से दोनों तरफ जब गुजरेगा, तब इसको पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, डायामीटर। पूरे को क्या कहा जाएगा, डायामीटर। डायामीटर मतलब व्यास, इसका मतलब अर्धव्यास। सरकमफेरेंस का मतलब परिधि, इसका मतलब हो गया परिधि, वही परिसीमा। अर्धव्यास, इसका एक और नाम है अर्धव्यास का, त्रिज्या। इसका नाम हो जाएगा व्यास। ठीक है, सेंटर मतलब केंद्र, सर्कल मतलब वृत्त, हो गया ना, परिधि। समझ में आ रहा है ना। अब थोड़ा देखो, डायमीटर की एक परिभाषा है, ठीक है ना। इसकी परिभाषा क्या है, रेडियस के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, किसी भी दिशा में केंद्र से परिधि की बीच की दूरी जहां भी ले लो, जहां मन करे, वो सब क्या हो जाएगा, रेडियस। लेकिन वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर की बीच की दूरी जो केंद्र से होकर गुजरती है, मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर वो सेंटर से पास होकर नहीं गुजरेगी तो उसका नाम कुछ और है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, डायमीटर। अब अगर यही चीज, ठीक है ना, यही चीज ये केंद्र से होकर न गुजरे, यहां से गुजर जाए, यहां से गुजर जाए, ऐसे गुजरे, ऐसे गुजरे, ऐसे गुजर जाए, ऐसे गुजर जाए, तो ये सब क्या हो जाएगा, कॉर्ड। केंद्र से होकर गुजरेगा, तब उसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। इस तरह को क्या बोलेंगे, कॉर्ड। हिंदी नाम जीवा, ठीक है ना। ये पहले समझ में आया, पहले पहले बेसिक पॉइंट समझ लो। लोगों को पता नहीं है कि कोड क्या होता है, ठीक है ना, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ना, आगे आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायमीटर में और रेडियस में संबंध क्या है, D इक्वल टू 2R। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां समझिए, D इक्वल टू 2R। डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है, दिखाई ही दे रहा है। इस हिस्से को कहेंगे रेडियस, ये सब हिस्सा क्या है, रेडियस, है ना। लेकिन इसी का डबल हो गया है तो क्या हो गया है, डायमीटर। तो डायमीटर रेडियस का क्या होता है, 2 गुना होता है ना, 2 नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट कोड, लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज, कोई बताएगा, डायनामाइट, डायमीटर, हाँ, डायमीटर। लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज नोन एज डायमीटर। एक सर्कल का जो सबसे बड़ा कोड होता है उसे क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है ना।
मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरा नंबर, ऑल डायमीटर्स आर कोड्स, बट ऑल कोड्स आर क्या होना चाहिए? नॉट डायमीटर्स। हो सकता है ना, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में दे देता है। सभी डायमीटर्स क्या होते हैं? कोड्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सभी कोड्स डायमीटर नहीं होते हैं। ऑल डायमीटर्स आर कोड्स बट ऑल कोड्स आर नॉट डायमीटर्स। कारण क्या है, आप यहां से देखिएगा, ये अगर डायमीटर है तो इसको हम कोड भी बोल सकते हैं। डायमीटर एक विशेष प्रकार का कोड होता है, अगर वो सेंटर से पास होकर गुजरता है तब उस कोड का नाम बदल जाता है, उसको क्या बोल देते हैं? डायमीटर। नहीं तो सभी के सभी कोड है। अगर मैं एक सर्कल को पकड़ू तो ध्यान दोगे, ठीक है ना, ये एक कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये कोड है, ये सब कोड है। लेकिन चूंकि ये कोड सेंटर से गुजर रहा है तो इस कोड का एक विशेष नाम क्या हो गया? डायमीटर। तो सभी डायमीटर्स क्या होते हैं? कोड होते हैं। लेकिन सभी कोड डायमीटर नहीं होते हैं, क्योंकि एक डायमीटर को कहां से गुजरना पड़ता है? बिकॉज a diameter must pass through the center। डायमीटर को कहां से गुजरना चाहिए? सेंटर से, ठीक है। अब एक बेहतरीन प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये है, अशोक चक्र में, नाम सुने हैं लोग? इन अशोक चक्र, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ डायमीटर्स कितना होगा? 24। बस हो गया, गए। भोक भोक कटा हत्थे से उखड़ गई, ठीक है ना। 12, पहला ऑप्शन 24 रहेगा। रेडियस 24 होता है। हम लोग पढ़े हैं कि अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? बिल्ली ना अगल बगल देख रहा है लोग, हम तिल्ली बोल रहे हैं तो बिल्ली अगल बगल देख रही है लोग। तीलियों की संख्या कितनी होती है? 24। यानी रेडियस कितने होते हैं? 24। डायमीटर कितना होगा? वो जानता है कि आपने पढ़ा होगा जीके में, तीलियों की संख्या, स्टिक्स की संख्या कितनी होती है? 24। तो उसने उसको रेडियस बना दिया और डायमीटर्स कितना हो गया? 12। समझ में आया? अब फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है ना। ये सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगला चीज हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला में सबसे पहले आएगा पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2πr। एक सर्कल में एक ही अननोन क्वांटिटी होता है और वो अननोन क्वांटिटी होता है रेडियस। पाई का वैल्यू आपको पता होता है, ठीक है ना। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 या 3.14। किसी विशेष जगह पे 22/7 काम नहीं करेगा, तब आपको क्या करना होगा? 3.14। जब देखिएगा 22/7 से काम नहीं बन रहा है, कट ही नहीं रहा, फ्रैक्शन बच जा रहा है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट भी करना नहीं आएगा, तो समझ जाइएगा उस जगह पर देयर इज ए नीड ऑफ पाई इक्वल टू 3.14। समझ में आया? दूसरा पेरीमीटर समझ में आ रहा है ना। अब जैसे सर्कल के क्षेत्र में अगर मैं पेरीमीटर बोलूं तो ये मुझे ये गोलाकार मैदान है, इसके चारों तरफ बेढ़ा फेंसिंग करना है, दीवार उठवाना है, तो ये सब क्या हो जाएगा? क्या निकालना होगा? पेरीमीटर। लेकिन ठीक है ना, लेकिन अगर वो बोलेगा, ठीक है ना, पूरे हिस्से को, एक
गोलाकार चक्का जैसा, इसको मुझे पेंट करना है। तो इस हिस्से को अगर पेंट करूंगा तो क्या होगा पता है? एरिया। एरिया, ठीक है ना। एक छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूं, मान लो एक बड़ा सा मैदान है, एक गाय को एक खूंटी में बांध दिया गया है, बांध दिया गया है, ये एक खूंटी है और ये उसके गले की रस्सी है, ठीक है ना। तो गाय कितना घास चर सकती है, क्या निकालेंगे? पेरीमीटर की एरिया। एरिया, क्योंकि ये गाय के गले की रस्सी है ना, वो कुछ ऐसे घूमेगी, इस हिस्से का वो क्या कर जाएगी? घास खा लेगी। हमको निकालना क्या होगा? एरिया। ऐसे नहीं पूछेगा बाबू बाबू एरिया निकालो, सोना एरिया निकालो, ऐसे नहीं पूछेगा, वो जमाना गया, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट सवाल घुमा घुमा कर बोलेगा। एक गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है, रस्सी की लंबाई 3 मीटर है, गाय वो कितना घास चर पाएगी, कितने हिस्से का घास चर पाएगी? तो सबसे पहले देखेंगे वो जो रस्सी की लंबाई 3 मीटर है, दैट शुड बी द रेडियस। अब ये चर पाएगी यानी ये क्या हो गया? एरिया। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो फॉर्मूला में हम लोग थे, पेरीमीटर क्या हो गया? 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सर्कल हुआ। अब सर्कल से ही एक नया चीज आ गया, सेमी सर्कल। ये बेहद जरूरी है, ठीक है ना। मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे कष्ट नहीं हो रहा, आप लोग माथा धर ले रहे हैं, ठीक है ना, तकलीफ हो रहा है। मैं एक बात है, आप लोगों के पास फार्मूला का बुक है ना, मैं बोलता इसको रट लेता, अगले क्लास से सवाल बता देता, लेकिन मैं जानता हूं मोर या लेस हम सभी एक ही जैसे पढ़कर आए हैं, हम सभी एक ही जैसा पढ़कर आए हैं, हम लोग रट कर आए हैं। हम लोग को डर लगता था सर से पूछने में, सर लिख दिए पेरीमीटर तो हम भी लोग पेरीमीटर, सर लिख दिए एरिया, ओ एरिया होगा, रट लेते थे ये एरिया निकालना है, लेकिन समझ नहीं पाते थे कि क्यों निकालना है, एरिया ही क्यों निकालना है, ठीक है। चलिए अब सेमी सर्कल। सेमी शब्द का मतलब क्या होता है? अर्ध, यानी आधा, सर्कल का आधा। जैसे ये उसका सेंटर हो गया, ठीक है। ये हिस्सा क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्धवृत्त, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? जैसे एक बात याद रखिएगा, पेरीमीटर आधा हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, आधा है ना। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया। एरिया, पहले एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। अब एरिया कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, वही 1/2 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो अब आते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर आधा हो जाएगा तो 2 पाई आर बटा 2, 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा? पाई आर हो गया। और ये गलत होगा, ये गलत होगा। पेरीमीटर की आवश्यकता क्यों होती है? पेरीमीटर का मतलब परिसीमा, परिसीमा का मतलब घेरना। मेरे पास एक अर्धवृत्ताकार मैदान है, मैं चाहता हूं उसको घेर दूं, तो ये मेरे पास अर्धवृत्ताकार मैदान है, यही है ना। मैं चाहता हूं इस हिस्से को घेर दूं, तो आपने इसको घेर दिया ताकि कोई भी प्राणी इसमें न जा सके, कोई भी जानवर इसमें न जा सके। क्या इधर से जा सकते हैं कि नहीं? तो ये तो 2 पाई आर ये था, ये क्या था? 2 पाई आर। तो इसका आधा क्या हो गया? पाई आर। लेकिन ये हिस्सा तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना, इस हिस्सा को क्या बोलेंगे? डायमीटर, और डायमीटर का मतलब 2r। थोड़ा समझो, थोड़ा क्यों जोड़े, समझ में आया? देखो ये एरिया बिल्कुल आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2, लेकिन पेरीमीटर क्या था? 2 पाई आर, वो भी आधा होगा, लेकिन आधा होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा,
आधा होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या आप उसको घेर पाए हैं? नहीं। घेरने के लिए ये वाला हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? इस हिस्सा का नाम क्या है? 2r डायमीटर। r कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? पाई प्लस 2। यही चीज रटा दिया गया है। लेकिन अब ऐसे मत करना, अब एक काम करना, पाई का वैल्यू बैठा दो। पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2, 7 दूना 14 और 22 36, 36/7r। केवल रेडियस का वैल्यू याद रखना। एग्जाम में क्यों 22/7 बैठाने जाए, सीधे आपको याद रखना पड़ेगा पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 36/7r। सेमी सर्कल का पेरीमीटर 36/7r। आपको देखिएगा वो आपको सहूलियत देगा, जो भी रेडियस देगा ना इज द मल्टीपल ऑफ 7। 7 से 7 कट जाएगा, डायरेक्ट 36 का गुना हो जाएगा। और नहीं तो हम लोग एकेडमिक में ये चीज सीखे थे, पाई का वैल्यू बैठाना, फिर 2 जोड़ना, फिर रेडियस बैठाना, तब पहले से एक स्टेप तैयार रहना हुआ। 36/7r। क्लियर? इसका इसी का एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, तब आज मेरा पूरा पढ़ाना समाप्त होगा। ठीक है? पूरा पढ़ाना मतलब क्या? इस हिस्से को समझाना। ठीक है? आगे बढ़ूं? किसी को तकलीफ है? अच्छा हुआ है, होगा तो अपने पास रखना। ठीक है? आगे बढ़ू ना, ध्यान से। ये है सीजीएल ओरिएंटेड। ठीक है? ध्यान से देखोगे कि एक वृत्त के निर्माण के लिए एक सेंटर तो चाहिए ही चाहिए, और एक आर्क चाहिए। आर्क का मतलब चाप। कौन? चिकन की मटन। ठीक है ना? वृत्त का चाप, ये वाला ध्यान दो। अगर मैं इसको बोल दूं ए बी, एक आर्क है वृत्त का। हम लोग देखते हैं कॉम्पास लेते हैं, इसको ऐसे घुमाते रहते हैं तो क्या बन जाता है? एक सर्कल। वो जो हिस्सा है कॉम्पास के बीच की दूरी एक एंगल को क्रिएट करता है। वो एंगल कहां से क्रिएट होता है? सेंटर से। ठीक है ना? यहां पर एक एंगल बनता है, उस एंगल का नाम हो गया थीटा। एंगल मेड ऑन द सेंटर। कहां पर बना है? सेंटर पे। इसको कहेंगे हम लोग आर्क। आर्क का मतलब होता है चाप। ठीक है? ये रेडियस का काम कर रहा है। तो यहां से दो चीज आपसे पूछेगा। पहला पूछेगा आर्क की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। आर्क यानी ए बी। बोलेगा इस ए बी की लंबाई कितनी होगी। समझ में आया? ए बी की लंबाई के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr। सरकमफ्रेंस का हिस्सा है ना ये लंबाई, बताइए, इसीलिए हम लोग क्या लिखे? 2πr। सरकमफ्रेंस का हिस्सा है। थीटा का वैल्यू जो भी देगा, यहां पर थीटा का वैल्यू बैठा देंगे जो केंद्र पे बन रहा है। ठीक है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr। 2 नंबर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है एक विभाग, एक हिस्सा, और वो है AOB। दिखाई दे रहा है AOB? AOB एक हिस्सा है। ठीक है ना? ऐसे भी क्या हो रहा है? ठीक है ना? बोलेगा ये केक था, ऐसे भी सवाल पूछा है बच्चों से। ऐसे ही देखना, एक केक था, ये हिस्सा उसके पिताजी ने खा लिया, तो कितना हिस्सा खाया। एंगल वगैरह बता देगा, इसे दिखा दे रहा है। ठीक है ना? तो AOB एक सेक्टर है, इसका फॉर्मूला होगा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। देखो याद रखने का आसान तरीका, जब आप एरिया निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला बैठा दे रहे हैं। जब आप लेंथ निकालने जा रहे हैं यानी लेंथ का फॉर्मूला बैठा दे रहे हैं 2πr। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हुआ?